हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं चैम्बर ऑफ सीक्रेट के चैप्टर 6 गिलरॉय लॉकवर्ड से। दोस्तों, आज इस कहानी में हमें पता चलेगा कि जब रॉन मॉली की चिट्ठी खोलता है तो उसका क्या हाल होता है और लॉकवर्ड ने कैसे हैरी और प्रोफेसर स्प्राउट को परेशान किया। और जब हैरी कॉलिन क्रिवे से मिलता है तो क्या क्या होता है। ऐसे ही बहुत मज़ेदार बातें जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और कहानी अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। बहरहाल अगले दिन हैरी के दांत शायद ही किसी ने देखा हो। बड़े हॉल में नाश्ते के समय से ही बुरी घटनाएं होने लगी थी। 4 लंबी हाउस टेबलों पर दलिए से भरे कटोरे थे। दली हिल्सा मछली की प्लेट थी। टोस्ट के पहाड़ लगे थे। अंडे और मांस के व्यंजन थे तथा सबसे ऊपर जादुई छत थी जहां आज एक बोझिल और बादल भरा दिन था। हैरी और रॉन गुरुद्वार की टेबल पर हरमाइनी के पास बैठ गए, जिसके हाथ में खून पीने वाले पिचासों के साथ खतरनाक समुद्री यात्राएं पुस्तक खुली थी, जो दूध के जग से टिकी थी। उसने थोड़ी खस्ती से उनसे गुड मॉर्निंग कहा, जिसे हैरी समझ गया कि वो अब भी उनके हॉगवर्ट्स आने के तरीके से खुश नहीं थी। दूसरी तरफ नेविल ने खुश होकर उनका स्वागत किया। नेविल गोल चेहरे वाला वो लड़का था जिसके साथ अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती थी। हैरी आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जिसकी याददाश्त नेविल से ज्यादा खराब हो। डाक आने का समय हो गया है। मुझे लगता है कि दादी मेरा वो सामान भिजवा देंगी जो मैं भूल गया था। हैरी ने दलिया खाना शुरू ही किया था कि तभी ऊपर से पंख फरफराते की आवाज सुनाई दी। लगभग 100 उल्लू तेजी से अंदर घुसकर हॉल में मंडराने लगे तथा बतियाते हुए विद्यार्थियों पर खत और पैकेट गिराने लगे। एक बड़ा और मोटा सा पार्सल नेविल के सिर पर टकराया और एक पल बाद ही एक बड़ी और भूरी चीज हरमाइनी के जग में गिरी, जिससे उन सब पर दूध छलक गया। एरल, रॉन बोला और उसने लथपथ उल्लू के पेट पकड़कर उसे जग से बाहर निकाला। एरल बेहोश होकर वही टेबल पर गिर पड़ा। उसके पैर हवा में थे और उसकी चोंच में एक गीला लाल लिफाफा था। अरे नहीं, रॉन हाफते हुए चीखा। कुछ नहीं हुआ, वो अब भी जिंदा है। हरमाइनी एरल को अपनी उंगली की नोक से धीरे से कुरेदती हुई बोली, नहीं, चिंता उसकी नहीं है, इसकी है। रॉन लाल लिफाफे की तरफ इशारा कर रहा था। हैरी को यह लिफाफा सामान्य दिख रहा था, परंतु रॉन और नेविल दोनों ही इसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें ही उसकी किसी भी पल फटने की उम्मीद हो। बात क्या है? हैरी ने पूछा। उन्होंने मुझे गुस्से से भरा भोंपू भेजा है, रॉन धीमे से बोला। रॉन, बेहतर होगा कि तुम इसे खोल लो, नेविल डरते हुए फुसफुसाया। अगर तुम इसे नहीं खोलोगे तो परिणाम और भी बुरा होगा। मेरी दादी ने एक बार मुझे भोंपू भेजा था और मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया था और फिर उसने थूक गटका। वो भयानक था। हैरी ने उनके दहशत भरे चेहरे से नजरें हटाकर लाल लिफाफे की तरफ देखा। उसने पूछा, भोंपू क्या होता है? परंतु रॉन का पूरा ध्यान तो उस चिट्ठी पर ही था, जिसके कोनों पर से धुआं निकलने लगा था। इसे खोल लो, नेविल ने आग्रह किया। ये कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। रॉन ने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया
और लिफाफे को एरिल की चोट से निकालकर उसे खोला। नेबिल ने अपने कानों में उंगलियां ढूंस ली। पल भर में हैरी समझ गया कि उसने ऐसा क्यों किया। एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे इसमें विस्फोट हो गया था। एक जोरदार धमाके की आवाज बड़े हॉल में भर गई, जिसकी वजह से छत की धूल तक हिल गई। कार चुरा कर ले गए। अगर तुम्हें स्कूल से निकाल भी दिया जाता तब भी मुझे हैरानी नहीं होती। जब तक तुम मेरी पकड़ में नहीं आते हो तब तक खैर मनाओ। मुझे नहीं लगता तुमने इस बारे में जरा भी सोचा होगा कि कार को गायब देखकर तुम्हारे पिता और मुझे कैसा लगा होगा। मिसेस विजली की चीखें सामान्य से 100 गुना तेज थी। इस वजह से टेबल पर रखी प्लेटें और चमचे खरखराने लगे तथा पत्थर की दीवारों से कान फोड़ो प्रतिध्वनि होने लगी। पूरे हॉल के लोग मुड़ कर देख रहे थे कि भोपू किसके नाम आया था। शर्म के मारे रॉन अपनी कुर्सी में इतना नीचे झुक गया कि सिर्फ उसका लाल सिर ही नजर आ रहा था। कल रात को डंबलडोर का खत आया। मुझे लग रहा था कि तुम्हारे डैडी तो शर्म से मर जाएंगे। हमने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए थे जो तुम इस तरह का व्यवहार करो। तुम्हारी और हैरी दोनों की जान भी जा सकती थी। हैरी यही सोच रहा था कि उसका नाम कब आएगा। उसने बहुत कोशिश की कि वो इस तरह दिखे जैसे उसने कान के पर्दे फोड़ने वाली वो आवाज सुनी ही नहीं हो। तुमने बहुत गलत काम किया। ऑफिस में तुम्हारे डैडी की जांच हो रही है। ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। अब अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो हम कान पकड़कर तुम्हें स्कूल से सीधे घर ले आएंगे। एक खामोशी छा गई। लाल लिफाफा जो रॉन के हाथ से पहले ही छूट चुका था, अब आग की लपटों में बदलकर राख बन गया। हैरी और रॉन स्तब्ध बैठे थे, जैसे कोई तूफानी लहर अभी अभी उनके ऊपर से गुजर गई हो। कुछ लोग हंसने लगे और धीरे धीरे बातें का शोर फिर से सुनाई देने लगा। हरमायनी ने खून पीने वाली पिचाशों के साथ खतरनाक समुद्री यात्राएं बंद कर दी और रॉन के सिर के ऊपर हाथ रखकर उसको बोला, कोई बात नहीं। रॉन, मैं नहीं जानती कि तुम क्या उम्मीद कर रहे थे, परंतु तुम्हें मुझसे यह मत कहना कि मैंने हरकत ही ऐसी की थी कि ये सजा मिले। रॉन ने पलट कर कहा। हैरी ने अपने दलिये की प्लेट दूर खिसकाई। वो अपराध बोध से सुलग रहा था। ऑफिस में मिस्टर विजली की जांच हो रही थी। मिस्टर और मिसेस विजली ने इन गर्मियों में उसके लिए इतना कुछ किया था। इसके बाद भी, परंतु उसे इस बारे में सोचने का ज्यादा समय नहीं मिला। प्रोफेसर मैकगोनागल टाइम टेबल बांटने के लिए करद्वार की टेबल पर आ गई। हैरी ने अपना टाइम टेबल लिया और देखा कि उन्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान की क्लास में मेहनतकश हाउस के बच्चों के साथ पढ़ना है। हैरी, रॉन और हरमानी महल में इकट्ठे निकले, बगीचे को पार किया और ग्रीन हाउसों की तरफ बढ़े, जहां जादुई पौधे रखे जाते हैं। कम से कम भोपू ने एक अच्छी चीज की थी। हरमानी को यह लगा कि उन्हें अब पर्याप्त सजा मिल चुकी है और इसलिए वो फिर से दोस्ताना व्यवहार करने लगी। जब वे ग्रीन हाउस के पास आए तो उन्होंने देखा कि बाकी बच्चे बाहर खड़े होकर प्रोफेसर स्प्राउट का इंतजार कर रहे हैं। हैरी, रॉन और हरमानी वहां आकर खड़े ही हुए थे कि तभी प्रोफेसर स्प्राउट लॉन पार से आती दिखाई दी। उनके साथ गिला और लॉकवर्ड भी थे। प्रोफेसर स्प्राउट के दोनों हाथों में पट्टियां बंधी थी। अपराध बोध की एक और लहर के साथ हैरी ने दूर दिख रहे लड़ाकू पेड़ को देखा, जिसकी कई शाखाओं पर पट्टियां बंधी थी। प्रोफेसर स्प्राउट एक गोल मटोल और नाटी जादूगरनी थी, जो अपने उड़ते वाले परवंद लगा हेट पहनती थी।
आमतौर पर उनके कपड़ों पर बहुत सी मिट्टी लगी रहती थी और उनके नाखून देखकर तो पेटूनिया आंटी बेहोश ही हो जाती। दूसरी तरफ ग्रिलर लॉकवुड अपने लहराते फिरौंजी दुशाले में आकर्षक दिख रहे थे। सही अंदाज में लगे सुनहरी धारी वाले फिरौंजी हेड के नीचे उनकी सुनहरे बाल चमक रहे थे। ओह हेलो, लॉकवर्ड विद्यार्थियों की तरफ देखकर मुस्कुराए। प्रोफेसर स्प्राउट को बस ये दिखा रहा था कि लड़ाकू पेड़ का इलाज करने का सही तरीका क्या है। परंतु तुम लोग ये मत सोचना कि मुझे जड़ी बूटियों के बारे में उनसे ज्यादा ज्ञान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अपनी यात्राओं में बहुत से अजीब पौधे देखने का मौका मिला है। बच्चों, आज हम ग्रीन हाउस नंबर 3 में चलेंगे, प्रोफेसर स्प्राउट ने कहा। हालांकि आमतौर पर वे बहुत खुश रहती थी, परंतु आज वे बहुत चिड़चिड़ी लग रही थी। विद्यार्थियों में उत्साह भरी फुसफुसाहट शुरू हो गई। इससे पहले उन्होंने सिर्फ ग्रीन हाउस नंबर 1 पे काम किया था। ग्रीन हाउस नंबर 3 में ज्यादा दिलचस्प और खतरनाक पौधे थे। प्रोफेसर स्प्राउट ने अपनी बेल्ट से एक बड़ी चाबी निकालकर दरवाजे का ताला खोला। हैरी को गीली मिट्टी और खाद की खुशबू आई, जो छत से लटके कुछ विशालकाय छाते के आकार वाले फूलों तेज खुशबू से मिल गई थी। रॉन और हरमाइनी के पीछे अंदर जाने की वाला था कि तभी लॉकवुड ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हैरी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। प्रोफेसर स्प्राउट, अगर हैरी 2 मिनट देर से आए तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? प्रोफेसर स्प्राउट की ब्रोकोटी से यह साफ जाहिर था कि वे बुरा मानेंगे, परंतु लॉकवुड ने कहा तो मैं इसे ले जाता हूं, और उन्होंने ग्रीन हाउस के दरवाजे को लगभग उनके मुंह पर बंद कर दिया। हैरी, लॉकवुड ने कहा। उनके बड़े सफेद दांत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे जब उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हैरी हैरी हैरी। हैरी पूरी तरह से भौचक्का था, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाया। जब मैंने सुना, जाहिर है ये सब मेरी गलती थी। मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं खुद को लात मारूं। हैरी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि लॉकवुड किस बारे में बोल रहे थे। वो ये बात कहने की वाला था कि तभी लॉकवुड आगे बोले, मैं नहीं जानता कि मुझे इससे बड़ा झटका कब लगा था। हॉगवर्ट्स में कार उड़ाकर आना। देखो, जाहिर है मैं तत्काल समझ गया कि तुमने ऐसा क्यों किया। 1 मील दूर से ही बात समझ में आ रही थी। हैरी हैरी हैरी। ये बहुत बड़ी बात थी कि चुप रहते समय भी वे किस तरह अपने चमकीले दांत दिखा सकते थे। मैंने तुम्हें शोहरत का स्वाद चखा दिया था, है ना? लॉकवुड ने कहा। तुम्हें चस्का लगा दिया था। तुम्हारी तस्वीर मेरे साथ अखबार में छप गई थी और दोबारा अखबार में छपने के लिए तुमसे जरा भी सब्र नहीं हुआ। नहीं प्रोफेसर, देखिए। हैरी हैरी हैरी, लॉकवुड ने आगे हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को जकड़ते हुए कहा। मैं समझता हूँ यह स्वाभाविक है कि एक बार स्वाद चखने के बाद तुम थोड़ी और शोहरत पाना चाहो, और इसके लिए मैं खुद को दोष देता हूँ कि मैंने तुम्हें इसका स्वाद चखाया, क्योंकि ये तो तुम्हारे दिमाग पर चढ़ना ही था। परंतु देखो बच्चे, तुम उड़ने वाली कारों का इस्तेमाल करके लोगों की नजरों में नहीं चढ़ सकते। थोड़ा धीरज रखो, ठीक है? जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस सब के लिए बहुत समय होगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। लॉकवुड के लिए ये ठीक है। वे तो पहले से ही अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जादूगर है, परंतु जब मैं 12 साल का था तो मैं उतना ही सामान्य था जितने कि तुम इस समय हो।
दरअसल मैं तो ये कहूंगा कि मैं तुमसे भी ज्यादा सामान्य था। मेरा मतलब है कि कुछ लोगों ने तुम्हारे बारे में सुना है ना? तुम जानते हो कौन वाले मामले में? उन्होंने हैरी के माथे के बिजली जैसे निशान की तरफ देखा। मैं जानता हूँ कि ये उतना अच्छा हित तो नहीं था जितना कि चुड़ैल साप्ताहिक की सर्वप्रिय मुस्कान का लगातार 5 बार विजेता होना, जो मैं हूँ। परंतु फिर भी ये एक शुरुआत है हैरी, ये एक शुरुआत है। उन्होंने हैरी को खुश होकर आंख मारी और वहां से चल दिए। हैरी कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर उसे याद आया कि उसे तो ग्रीन हाउस में होना चाहिए, इसलिए उसने दरवाजा खोला और चुपचाप अंदर चला गया। प्रोफेसर स्प्राउट ग्रीन हाउस के बीचों बीच एक बच्चे जैसे ढांचे की पीछे खड़ी थी, जिस पर लगभग 20 चोरी रंग बिरंगे कालनाशक यंत्र रखे थे। जब हैरी आकर रॉन और हरमाइनी के बीच खड़ा हो गया तो वे बोली, आज हम मंत्र कवच को जमीन में गाड़ेंगे। मंत्र कवच की खूबियां किसे मालूम है? किसी को भी इस बात से आश्चर्य नहीं हुआ कि हरमाइनी का हाथ सबसे पहले हवा में उठ गया। मंत्र कवच या मैंडेगोरा किसी मंत्र से बेजान किए गए लोगों को पहले जैसा बना देता है, हरमाइनी बोली, जो इस तरह बोल रही थी कि जैसे उसे पूरी पुस्तक जबानी याद हो। ये उन लोगों को पहले जैसा बना देता है जिन्हें शाप दिया गया हो या जिनका रूप परिवर्तन कर दिया गया हो। बहुत बढ़िया, गरुड़द्वार को 10 पॉइंट, प्रोफेसर स्प्राउट बोली। मंत्र कवच ज्यादातर जहर उतारने वाले कारों का अनिवार्य तत्व है, परंतु ये खतरनाक भी है। इसका कारण कौन बता सकता है? जब हरमाइनी का हाथ एक बार फिर उठा तो वो हैरी के चश्मे से टकराते टकराते बचा। उसने तत्काल कहा, मंत्र कवच की तेज चीखें सुनने वाला मर भी सकता है। बिल्कुल ठीक, गरुड़द्वार को 10 पॉइंट और, प्रोफेसर स्प्राउट बोली। हमारे पास जो मंत्र कवच है वे अभी बहुत छोटे हैं। बहुत सी गहरी ट्रे रखी थी, जिनकी तरफ प्रोफेसर स्प्राउट ने बोलते समय इशारा किया। हर विद्यार्थी खिसकर आगे आया ताकि अच्छी तरह से देख सके। वह वेगनी हरे रंग के लगभग 100 गुच्छेदार छोटे पौधे रखे थे। हैरी को वे सामान्य पौधे जैसे दिख रहे थे और उसे जरा भी समझ में नहीं आ रहा था कि मंत्र कवच की तेज चीख से हरमाइनी का क्या मतलब था। प्रोफेसर स्प्राउट बोली, सब अपने अपने कान रक्षक पहन लो। जब सबने ऐसे कान रक्षक उठाने की कोशिश की जो गुलाबी और रोदार न हो तो छन छपटी का मौछाल बन गया। जब मैं तुमसे कान रक्षक पहनने को कहूं तो अच्छी तरह देख लेना कि कान पूरी तरह ठग गए हैं, प्रोफेसर स्प्राउट बोली। जब उन्हें उतारना सुरक्षित होगा तो मैं अंगूठा ऊपर करके तुम्हें इशारा कर दूंगी, ठीक है? अब कान रक्षक पहन लो। हैरी ने अपना कान रक्षक पहन लिया। उसकी वजह से उसे सुनाई देना बिल्कुल बंद हो गया। प्रोफेसर स्प्राउट ने अपने कानों पर गुलाबी रोदार कान रक्षक पहना, दोशाले की बाहें चढ़ाई, एक गुच्छेदार पौधे को कसकर पकड़ा और जोर से उखाड़ा। हैरी के मुंह से हैरानी की जोरदार चीख निकली जो किसी को सुनाई नहीं दी। जड़ों की जगह जमीन से एक छोटा कीचड़ से सना और बहुत बदसूरत बच्चा बाहर आया। पत्तियां उसके सिर में उग रही थी। वो हल्का रहा था, उसकी चमड़ी चीतेदार थी और यह स्पष्ट था कि वह अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चीख रहा था। प्रोफेसर स्प्राउट ने अपनी टेबल के नीचे से एक बड़ा गमला निकाला और उसमें मंत्र कवच को तेजी से गाड़ दिया। इसके बाद वे उस पर तब तक काली नम खाद डालती रही जब तक कि सिर्फ
उसकी गुच्छेदार पत्तियां ही बाहर रह गई। प्रोफेसर स्प्राउट ने अपने हाथ पर लगी खाद साफ की, अंगूठा ऊपर करके उन सबको इशारा किया और अपना कान रक्षक भी उतार दिया। क्योंकि हमारे मंत्र कवच बहुत छोटे हैं, इसलिए उनकी चीख अभी जानलेवा नहीं है, प्रोफेसर स्प्राउट ने शांति से कहा। जैसे उन्होंने अभी अभी जो काम किया था वो पौधों में पानी डालने से ज्यादा रोमांचक नहीं था। बहरहाल उनकी चीखें कई घंटों के लिए बेहोश कर सकती है। मुझे विश्वास है कि तुम सब लोग स्कूल वापस आने के बाद पहले दिन होश में रहना चाहते हो, इसलिए इनके साथ काम करते समय अपने कान रक्षक ठीक तरीके से पहन रहना। जब उन्हें उतारने का समय होगा तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगी। एक ट्रे पर 4 लोग काम करें। यहाँ पर बहुत सारे गमले हैं, वहां पर बोरों में खाद रखी है और जहरीले टेटकुला से बचकर रहना, उसके दांत निकल रहे हैं। उन्होंने बोलते समय एक नोकदार गहरे लाल रंग के पौधे को एक तेज थप्पड़ मारा, जिसने अपने लंबे दांत अंदर खींच लिए, जो धीमे धीमे उनके कंधे के ऊपर आते जा रहे हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी की ट्रे में मेहनतकश हाउस का एक घुघराले बालों वाला लड़का भी काम करने लगा। हैरी उसे शक से जानता था, परंतु उनमें पहले कभी बातचीत नहीं हुई थी। उसने हैरी से हाथ मिलाते हुए उत्साह से कहा, मेरा नाम जस्टिन फ्रिंच है। जाहिर है मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, मशहूर हैरी पॉटर। और आप है हरमाइनी ग्रेंजर, हर विषय में आप अव्वल है। हरमाइनी का चेहरा उससे हाथ मिलाने के समय खुशी से चमक रहा था। और रॉन विज़ली, वो उड़ने वाली कार आपकी थी? रॉन नहीं मुस्कुराया। जाहिर था वो अब तक भोपू की फटकदार को भुला नहीं पाया था। लॉकहार्ट भी बहुत कमाल की चीज है ना? जस्टिन ने खुशी खुशी कहा, जब वे अपने पौधों के गमलों में ड्रैगन के गोबर की खाद डालने लगे। गजब के बहादुर इंसान है। क्या तुम लोगों ने उनकी किताबें पढ़ी है? अगर मुझे टेलीफोन बूथ में आदम भेड़िए ने घेर लिया होता तो मैं तो डर के मारे मर ही जाता, परंतु उन्होंने ठंडे दिमाग से काम किया और धरा बहुत ही शानदार। तुम लोगों को पता है मुझे एटन में भी एडमिशन मिल रहा था, परंतु मैं बता नहीं सकता कि वहां जाने के बजाय यहाँ आकर मैं कितना खुश हूँ। जाहिर है माँ थोड़ी निराश हुई थी, परंतु जब मैंने उन्हें लॉकहार्ट की पुस्तकें पढ़वाई तो उन्हें समझ में आ गया कि परिवार में पूरी तरह प्रशिक्षित जादूगर का होना कितना उपयोगी हो सकता है। इसके बाद उन्हें बात करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। उनके कान रक्षक एक बार फिर कान पर पहुंच गए थे। अब उन्हें अपने अपने मंत्र कवच के पौधे पर पूरा ध्यान देने की जरूरत थी। प्रोफेसर स्प्राउट ने इस काम को बहुत आसानी से कर दिया था, परंतु ये उतना आसान नहीं था। मंत्र कवच को धरती से बाहर आना अच्छा नहीं लगता था, परंतु ऐसा लगता था कि एक बार बाहर आ जाने के बाद उन्हें धरती के अंदर वापस लौटना भी अच्छा नहीं लगता था। वे घटपटाने लगे, लात मारने लगे, अपने नुकीले छोटे मुस्के लगाने लगे और अपने दांत किटकिटाने लगे। एक मोटे मंत्र कवच को गमले में गाड़ने में हैरी को पूरे 10 मिनट लग गए। क्लास के अंत तक सबकी तरह हैरी भी पसीने से लथपथ था, मिट्टी में सना था और दर्द के मारे उसका बुरा हाल था। वापस महल की ओर घिसट कर गए ताकि जल्दी से अपने शरीर पर लगी गंदगी साफ कर ले, और इसके बाद गुरुद्वार के विद्यार्थी रूप परिवर्तन की क्लास की ओर तेजी से चल दिए। प्रोफेसर मैगनगल की क्लास में हमेशा बहुत मेहनत करना पड़ती थी, परंतु आज की क्लास
तौर पर मुश्किल थी। ऐसा लग रहा था कि हैरी ने पिछले साल जो कुछ भी सीखा था वो सब गर्मी की छुट्टियों में उसके दिमाग से सिसकर बाहर निकल गया था। उसे एक बिटल कीड़े को बटन में बदलाना था, परंतु वो सारा समय अपने बिटल को व्यायाम ही करवाता रहा, क्योंकि बिटल उसकी छड़ी से बचने के लिए टेबल पर इधर से उधर कूदती रही। रॉन को तो और भी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। उसने अपनी छड़ी को सेलो टेप से जोड़ दिया था, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे छड़ी को जो नुकसान हुआ था उसे ठीक करना संभव नहीं था। ये किसी भी समय चरचराने और चिंगारे निकालने लगती थी, और जब भी रॉन अपने बीटल के रूप परिवर्तन का प्रयास करता था तो छड़ी उसे मोटे भूरे धुओं के बादल में ढक लेती थी, जिसमें से सड़े अंडे की बदबू आती थी। चूंकि रॉन ये नहीं देख पाया कि वो क्या कर रहा था, इसलिए उसने दुर्घटनावश अपने बीटल को अपने कोने से पीस डाला और उसे एक नया बीटल मांगना पड़ा। प्रोफेसर मैकगोनागल इस बात से खुश नहीं हुई। लंच की घंटी सुनकर हैरी को राहत मिली। उसे अपना दिमाग किसी नुचेरे हुए स्पॉन्ज की तरह लग रहा था। हर विद्यार्थी लाइन में क्लास से बाहर निकल गया, सिवाय उसके और रॉन के, जो अपनी छड़ी को तेजी से टेबल पर पटक रहा था। बेवकूफ, बेकार चीज। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।